बोर्ड एग्जाम में और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के जीवन साथी को हम क्या बोलेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में जो एकदम कुआरा है भैया जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके साथ कोई है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ और ये इंटायर चैप्टर के अंदर यूज होने वाली चीज है। पूरे चैप्टर में ये चीज यूज होगी। अगर 100 नंबर का तुम्हारा ख्वाब है, कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं बेटा, हर साल मतलब हजारों बच्चों के आते हैं, 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 98 ला सकते हो, 99 ला सकते हो, 100 नंबर भी ला सकते हो। 100 नंबर आ क्यों नहीं पाते मैं तुम्हें बताता हूँ यार, हिंदी में देखो, शुद्ध हिंदी में। भाई ये कॉपी तुम्हारी कोई राष्ट्रपति मुर्मू चेक थोड़ी करेगी, कॉपी तुम्हारी तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसी भाषा लिखो जो तुम्हारे दिमाग से या दिल तक सेव हो जाए। तो लिखो, इक्वेशन बनाने के लिए हम उल्टे काम करेंगे। क्या करेंगे? संजीवनी बूटी दे रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें, ध्यान रखना इक्वेशन बनाने के लिए, जीवन भर नहीं भूलोगे। कॉमा, फिर जादू हो जाएगा, फिर जादू हो जाएगा, अर्थात इक्वेशन बन जाएगी। देखो, दो लोग हैं, एक का नाम सुजुका, नाम सही है? गलत है? सही है? सी, अच्छा अच्छा, ये ऐसा ना, ओके बेटा ओके। एक का नाम सिजुका और एक का नाम बिजुका, दो लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मीटर आप बोलोगे अरे सर जी गंदी बात है, तो आपने बीच का तो पढ़ा ही नहीं। मैं बीच का पढ़ सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए तुम लोगों के लिए। तो क्वेश्चन कुछ डिजाइन इस तरह से किया गया, उसको लिखा इस तरह से किया है, लिखा तो वो 1.5 लाइन नहीं है भाई। अब आपको पंडित जी बनना है। पंडित समझते, पंडित जी काम क्या होता है? लड़का और लड़की का विवाह कराना। ओह माय गॉड, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके लिए क्लैप बननी चाहिए, ताली हो जाए सब लोग। अब डालू बोल रहा होगा सर आपने बोला था एक की शादी एक से कराना है, आपने 2 से करा दिया, बुरा लग रहा होगा। चैप्टर 3 का जैसा कि नाम क्या है, चैप्टर 3 का नाम पढ़ो एक बार, क्या है? वेरी गुड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वेरी गुड, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो इन 2 वेरिएबल, या 3 चीजों को मिलाकर एक चीज बना दिया गया। सुनो, आपके पास एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। 1 नंबर में बेटा काफी बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, 1 मार्क्स में कभी काफी बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, जनरल इक्वेशन। तो इसका आंसर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। अब आगे देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ये जो है ना ये रियल नंबर्स हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझाता हूँ, सुनो, थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जनरल इक्वेशन तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास a1 b1 ये जो होता है ना, a1 और b1 ये बेटा हमारे पास यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट होते हैं, और c मतलब होता है हमारे पास कांस्टेंट नंबर। a1 b1 क्या होता है? a1 किसका जीवन साथी है? फर्स्ट इक्वेशन में x के जीवन साथी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में y के जीवन साथी क्या बोलेंगे? और फर्स्ट इक्वेशन में जो एकदम कुआरा है भैया जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके साथ कोई है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? c1। ऐसे सेकंड इक्वेशन में x के जीवन साथी को क्या बोलेंगे? ये पता होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन में y के जीवन साथी को b2, और सेकंड इक्वेशन में जो बिल्कुल कुआरा नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, उसको हम c2 बोलते हैं, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है, जो बच्चे बहुत पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको 2-4-5 मिनट का टाइम लगेगा थोड़ा सा कंफर्ट होने में, जो बच्चे पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पहली बार पढ़ चुके हैं उनको तो बल्ले बल्ले, उनको तो मजा आ रहा होगा, अरे सर चलने दो जैसे चल रहा है।
अब बेटा इसके बाद हमें यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ और ये इंटायर चैप्टर के अंदर यूज होने वाली चीज है, पूरे चैप्टर में ये चीज यूज होगी। ये रूल्स जो हमें इसमें दिए गए, हमें इसमें रूल्स दिए गए हैं, ये रूल्स हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। कंडीशन भी बोल सकते हो आप इसको, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। किसी भी इक्वेशन में अगर a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है, आप सोचोगे सर a1/a2 कहां से आ गया, बेटा लिखा है कि नहीं लिखा? किसी भी इक्वेशन में अगर a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो बेटा ध्यान रखना उन इक्वेशंस में अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर लाइन इंटरसेक्ट होंगी, जरा सोचो, दो लाइन है बेटा मेरे पास, दो लाइन है, और अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो वो इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर होंगी? एक ही पॉइंट पर। क्योंकि वो दो लाइन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर होंगी, इस वजह से उसको हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन ही बोला, क्योंकि यूनिक का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल हटके, अलग से, इकलौता, है ना, उस टाइप का। सेकंड कंडीशन बेटा सुनो, अगर किन्हीं दो इक्वेशन में ये चीज है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो हमारे पास को क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब बेटा होता है, जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये सभी को समझ में आ रहा है, इसके ऊपर मैंने अपना दूसरा हाथ ये रख दिया, तो ये हाथ मेरे दोनों कोइंसिडेंट हो गए, एक के ऊपर एक आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे पास हर क्वेश्चन में दो लाइन बनेंगी, क्योंकि एक इक्वेशन का मतलब एक लाइन होता है, तो दो इक्वेशन का मतलब बेटा कितनी लाइन हो गई? दो लाइन हो गई। तो अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन आ गई, तो जरा फील करो कि भैया अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वो लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होगी? फील कर पा रहे हो भैया? काउंट ही नहीं कर पाओगे तुम। मैंने बोला कि एक लाइन मेरे पास ही रही और इसी के ऊपर एक लाइन बना दी मैंने, अब जरा काउंट करो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। काउंट करते करते बेटा एक बात बोलूं, तुम ऊपर सिधाड़ जाओगे, लेकिन ये काउंटिंग कभी खत्म। तो ऐसी चीजों से हमेशा बचना चाहिए। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो उस टाइम पर ध्यान रखना कि कितने जगह पर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है? इनफाइनाइट। इस वजह से इसको क्या बोला गया? उम्मीद करता हूं सभी को ये वाली बात समझ में आ गई अच्छे से, सभी को समझ में आ गई ना? ठीक है। अब बेटा एक और चीज सुनो, इसकी थर्ड वाली कंडीशन देखो। थर्ड वाली कंडीशन में क्या लिखा है यहाँ पर? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कहीं दिया गया है तो हमारे पास उस टाइम पर कौन सी कंडीशन लगती है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं बेटा, इस चैप्टर का ये ऑक्सीजन है। तुम लोग बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो क्या? इस चैप्टर का ये ऑक्सीजन, ये तीन कंडीशन जो मैंने तुम बताई हैं, जिन बच्चों को ये तीन कंडीशन अच्छे समझ में आ गए उन बच्चों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। ये कंडीशन अच्छे समझ लो पहले, ये बिल्कुल बेसिक सा रूट है, बिल्कुल बेसिक वाली बात है। ये समझ में आ गया, चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है फिर। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अगर बेटा पैरेलल लाइन है, जरा सोचो सोचो सोचो, एक लाइन बेटा ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो कभी आगे चलकर मीट होंगी, कभी आगे चल के इंटरसेक्ट होंगी। जब कभी मीट ही नहीं होंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, तो मतलब ये कभी कटेंगी भी नहीं। मतलब कि कोई कॉमन पॉइंट आएगा इन दोनों लाइन का आगे चलकर? कभी जब नहीं आएगा तो मतलब इसमें सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन कब मिलता है? जब लाइन इंटरसेक्ट होती है। तो इस वजह से इसकी कंडीशन और क्या लिखी है यहाँ पर, ये समझ में आया अच्छे से? सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना कि इन दोनों नामों का मतलब क्या था? ये बेटा अल्जेब्रिकली नेम होते हैं, ग्राफिकली नेम होते हैं, सॉरी, और ये अल्जेब्रिकली नेम होते हैं। क्वेश्चन आता है, मैं तुम बताता हूँ, ये सारे के सारे हम जो भी पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के एक एक नंबर के क्वेश्चन है, और बच्चे जिनको बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। रख ले बेटा, बाद में ले लूंगा। क्लास के टाइम पे पैसे देने चले जाते हैं, वैसे इनसे मांगते रहो पैसे, पैसे देने भी नहीं आते। क्लास ले रहा हूँ तो पैसे नहीं भी आते। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, बुलवा दिया इन लोगों ने। आज मैंने बादाम नहीं खाया, क्या बोल रहा था बोलो? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि एक एक नंबर जो होते हैं ना, एक एक नंबर, बच्चे इनको बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक एक नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे का ख्वाब, मैं तो बोलूंगा बेटा ऊंचे ख्वाब सबको देखने चाहिए। सारे बच्चों को 100 नंबर के बारे में देखने चाहिए, सब बच्चों को 100 नंबर के बारे में सोचना चाहिए कि मैं बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लेकर आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर 100 नंबर का तुम्हारा ख्वाब है, कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं बेटा, हर साल मतलब हजारों बच्चों के आते हैं, 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 98 ला सकते हो, 99 ला सकते हो, 100 नंबर भी ला सकते हो। 100 नंबर आ क्यों नहीं पाते, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ तुम देखोगे बहुत सारे बच्चों की लिस्ट लगी हुई है, 98 98 98 98, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तुम्हें कहते हैं बच्चे गधे होंगे कि होशियार होंगे, बताओ?
होशियार थे इन सब बच्चों ने 100 नंबर का सपना देखा था और लगभग लगभग इनका सपना पूरा भी हुआ, 1 नंबर छूटा है। 1 नंबर छूटा किस वजह से होगा? इन्हीं अठन्नी चवन्नी वाले क्वेश्चनों की वजह से, जिसको हम सोचते हैं ना कि यार है क्या 2 कौड़ी की चीज, साला 1 नंबर का तो है ही है, इसको पढ़ के कौन सा मैं एलो मतलब बॉर्डर पर जाके झंडा गाड़ दूंगा। जबकि अगर 100 नंबर का खोया हुआ है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मैं तो बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे मान लो ये कंडीशन लिखकर आ गई, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन लिखकर आ गई बेटा, ये वाली कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन आएगा राइट द अलजेब्रिकली नेम ऑफ दिस। अब बच्चा सोचेगा अलजेब्रिकली नेम क्या होता है, तो तुम्हें पता चल गया कि अलजेब्रिकली ये 3 नाम जो होते हैं अलजेब्रिकली होते हैं, तो इसका अलजेब्रिकली नेम क्या होगा। और अगर यही आगे राइट द ग्राफिकली नेम ऑफ दिस तो क्या लिखोगे, समझ में आ गए ना। तो ये तुम्हारे सामने ये टेबल है, 6 नंबर के क्वेश्चन है फिलहाल, 6 नंबर का, 1 नंबर कुछ भी इसमें आ सकता है। 6 पॉसिबिलिटी मैंने तुम्हें बताई कौन कौन सी बन सकती हैं। अब चलते हैं बेटा हम आगे एक्सरसाइज की तरफ। ये कंडीशंस बेटा सारे बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम यहाँ पर। एक्सरसाइज, हाँ एक चीज और छोटा सा, इस पूरे चैप्टर में बेटा, पूरे चैप्टर की बता रहा हूँ, हमें हर क्वेश्चन में एक्स और वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई फाइंड करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। कभी एक्स फाइंड करो कि वाई फाइंड करो। तो एक्स और वाई को फाइंड करने के बेटा हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारे पास आता है ग्राफिकली मेथड। कौन सा मेथड आता है? वेरी गुड। और सेकंड मेथड हमारे पास आता है अलजेब्रिकली। कौन सा मेथड आएगा? अलजेब्रिकली मेथड। अब अलजेब्रिकली मेथड को बेटा फिर से हमने डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया। अलजेब्रिकली के अंदर आता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। और आपको एक बात बता दूं बेटा, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद और भी मेथड थे जो डिलीट हो चुके हैं, हमें पढ़ना नहीं है, डिलीट हो गया, पेपर में नहीं आएगा, चिंता मत करो। समझ में आ गया ना। तो अभी हमें बेसिकली कितने मेथड पढ़ना है? ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली के अंदर 2 मेथड देखोगे तो टोटल 3 हो गए, 1 2 और ये 3। तो आज की क्लास में हम लोग कौन सा मेथड सीखने वाले हैं? ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड बहुत अच्छे से सीख के जाना, बहुत अच्छे से समझ के जाना। ग्राफिकली मेथड में आखिरकार करना क्या है, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ का इसमें हम यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बेटा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। फिर ये बोला गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लास में जो 4 लड़कियां जो थी लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो हमसे बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। आज बेटा मैं तुम्हें एक बहुत शानदार तरीका बता इक्वेशन बनाने का। पता है जितने ही बच्चों से तुम मिलोगे, जैसे आपके सीनियर जो भैया दीदी वगैरह होंगे जो 11th 12th में पढ़ रहे होंगे, अगर आप उनसे चैप्टर 3 के बारे में कभी पूछोगे कि भैया चैप्टर 3 कैसा चैप्टर था, इसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो पता वो क्या बोलेंगे? यार चैप्टर तो अच्छा था, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड आज भी आता है, ग्राफिकल मेथड मुझे आज भी आता है, सब एलिमिनेशन आज भी आता है, लेकिन यार इक्वेशन गलत हो जाती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी बच्चों को? इस पूरे चैप्टर में बच्चों का जो मेन इशू आता है बस इक्वेशन बनाने का ही आता है। अगर आप इक्वेशन बनाना अच्छे से सीख लो तो मान लो इस चैप्टर में तो तुम गंगा पार कर गए, मान लो। इक्वेशन बनाना अच्छे से आना चाहिए। तो इक्वेशन बनाने का मैं तुम्हारा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, लिखो सभी लोग रजिस्टर निकालो। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखो। कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन चल रहा है ना। बोलो, इक्वेशन बनाने के लिए रजिस्टर के ऊपर जो जगह होती है ना जहां आप डेट सब्जेक्ट वगैरह डालते हो वहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बनाने के लिए, अबे हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी को बन रहे हो तुम यार, अब हम हिंदुस्तानी है। हाँ अंग्रेजी में बोल रहा ऑन मेकिंग ऑफ, पता नहीं क्या बोल रहा था वो, हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी में। भाई ये कॉपी तुम्हारी कोई राष्ट्रपति मुर्मू चेक थोड़ी करेंगी, कॉपी तुम्हारी तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसी भाषा लिखो जो तुम्हारे दिमाग से या दिल तक सेव हो जाए। तो लिखो इक्वेशन बनाने के लिए हम उल्टे काम करेंगे। क्या करेंगे? अरे दांत निकाल लो, दो लिखो चुपचाप से पहले।
संजीवनी बूटी दे रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें ध्यान रखना इक्वेशन बनाने के लिए, जीवन भर नहीं भूलोगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम उल्टे काम करेंगे, अर्थात 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 लिखना आता है ना। अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। अर्थात जिसके बारे में जो दिया हुआ है, जिसके बारे में जो दिया हुआ है वो हम दूसरे में करेंगे, वो हम दूसरे में करेंगे, कॉमा, सारे पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह का सब चिन्ह विन्ह सब ढंग से लगाना है, कॉमा, फिर जादू हो जाएगा, फिर जादू हो जाएगा। अर्थात अर्थात इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ये लाल कपड़े वाली महिला, तुम खड़े हो, पहले खड़े हो, खड़े हो। इक्वेशन, ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई ना पूरा सब कुछ, इसको जोर जोर से पढ़ के सुना, मतलब पूरे मैदान में सुनाई देना चाहिए। क्या बोल रही है? अच्छा अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है मैडम, जोर से बोलो। बैठ जाओ। ये अपन ने क्या सीखा अभी? इक्वेशन बनाना सीखा है। अब अपन इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करूं कि पहले एक आध एग्जाम्पल ले लें? एग्जाम्पल लेते हैं। चलो पहले अपन एग्जाम्पल खाते हैं सब लोग मिलकर। आओ जल्दी से। देखो मैंने बोला कि दो लोग हैं, एक अच्छी, आज पता नहीं बार बार क्या हो रहा है, इरेजर क्यों आ रही है बार बार इस पर। देखो दो लोग हैं, एक का नाम सुजुका, नाम सही है गलत है? सही है, सी सी, अच्छा चलो ये ऐसा ना, ओके बेटा ओके। एक का नाम सिजुका और एक का नाम बिजुका, दो लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ? तो ये बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको टेंशन हो रही है सर, नोबिता सेटिंग किया, कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। चलो देखो बेटा, समय बदल गया, नोबिता को गोली मार दी, बिजुका आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई, वापस आ जाओ। सिजुका के पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? और बिजुका के पास 21 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? तो बिजुका के पास सिजुका से कितने रुपए ज्यादा हैं? एक बार फिर से पूछूंगा, बिजुका के पास सिजुका से कितने रुपए ज्यादा हैं? आपने बोला 11 रुपए ज्यादा है। अब अपन चल रहे हैं बेटा इक्वेशन बनाने मैदान में, चलो इक्वेशन बनाएंगे। देखो मैंने लिखा एक तरफ सिजुका और एक तरफ बिजुका, ये अपन ने लिखा यहाँ पर। क्या सिजुका और बिजुका बराबर है? भाई सिजुका के पास गरीब बेचारी 10 रुपया वाली है, और बिजुका के पास कितने रुपए हैं? अपन ने लगा दिया इक्वल का साइन। इक्वल का साइन मतलब कि हम इक्वेशन बना रहे हैं, गलत बन गई इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए अब करेंगे क्या? बिजुका के पास 11 रुपए ज्यादा थे, तो अब इसको 11 बढ़ा दो। अब देखो जरा, अब चीजें इक्वल है कि नहीं है कि नहीं? बन गई इक्वेशन की नहीं बन गई? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि उल्टे काम करना है जिससे हमारी सही इक्वेशन बन जाए। समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा को बेटा क्या लिखा है यहाँ पर? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा, तुम लोगों ने रीड कर लिया है क्वेश्चन। इसमें दो लोगों के बारे में बोला है, गर्ल्स और बॉयज के बारे में। क्लास 10th में 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। फिर ये बोला गया कि क्लास में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा हैं? 4। और हमने इक्वेशन बनाने का संजीवनी बूटी ले लिया है ना। तो अपन पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली अपन ने, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितनी मान ली हमने यहाँ पर?
वाई। तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, देयरफॉर गर्ल्स प्लस बॉयज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, टोटल बच्चे कितने हैं? समझ में आया ये बेटा समझ में आया? 10 कैसे लिखा मैंने भाई? इधर महिलाएं बैठी इधर पुरुष बैठे, दोनों को प्लस कर दोगे तो भाई क्लास में टोटल कितनी स्टूडेंट पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? सब वही काम हमने इस क्वेश्चन में किया, गर्ल्स प्लस बॉयज कर दिया, टोटल बच्चे 10 हैं इसमें, ठीक है। अब सुनो आगे, आगे सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा कि गर्ल्स इज इक्वल्स टू बॉयज, क्या मैंने सही बोला है? गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है भाई। मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, इंसान हूँ, गलती हो गई मेरे से। अब गलती हम सही कैसे करेंगे? उल्टे काम करके। कैसे उल्टे काम करेंगे? हमें मालूम है कि गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है बॉयज से, तो इक्वेशन बनाने के लिए बॉयज में 4 प्लस कर दो। नहीं समझ में आया? सिर्फ समझ में आया, अच्छे समझ में नहीं आया? अच्छे से आ गया ना, चलो ठीक है। गर्ल्स कितनी है बेटा हमारे पास? x, बॉयज कितने हैं? तो सेकंड इक्वेशन बेटा ये बन गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्योंकि हमें अब इस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकली मेथड की मैं तुम्हें एक कमजोरी बताता हूँ कि इंसान, जो बच्चे क्लास 10th वाले बच्चे जो होते हैं, वो इसमें परेशान क्यों होते हैं। तो मैं बिल्कुल साथ सिंपल सा कारण बता रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड तुम अभी समझोगे ना, एक बार में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ जाएगा एक ही बार में, लेकिन घर जाते ही या एक दिन बाद 2 दिन बाद बच्चा भूल जाएगा इसको। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस ना करने का कारण बताता हूँ, सबको बहुत ज़्यादा आसान लगता है। अरे बहुत सिंपल है, सर ने समझाया था, एक बार में समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, सीधे बोर्ड एग्जाम में आग लगाएंगे। जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तभी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब पेपर आते हैं फिर किताब खोलते हैं, ग्राफिकली पता नहीं कौन से कली में घूम जाती है वो, ग्राफिकली पढ़ नहीं पड़ता फिर। तो सभी को रेगुलर रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तो अपन इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें हर एक इक्वेशन की एक टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 10। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैंने यहाँ से नोट किया पहले, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। मेरी बात सुनो बेटा, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? y को आप यहाँ लेके चले गए ना, अब आपके पास ये जो मिला ना, इससे बनेगी टेबल। तो अपन टेबल बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, x और y, मैंने बोला बेटा y की कुछ भी वैल्यू ले लो तुम्हारा मन करे, 0, जो y की वैल्यू क्या ले लें। तो सोचो अगर y की जगह बेटा मैं 0 लेता हूँ, तो फिर 10 माइनस 0 करने पर x कितना मिल जाएगा? बात हजम हो रही है सभी को? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है आप 0 ले लो, अगर आप चाहो 2 लेना है, 4 लेना, जो ले सकते लेना चाहो ले लो। y की वैल्यू फिलहाल आप 0 ले ले, तो x कितना आ गया? अब y की एक और वैल्यू ले लो, 5। चलो y की जगह हमने बेटा 5 लिया, तो मैंने y के सामने कितना लिखा है, 5। अब 10 माइनस 5 करोगे कि नहीं करोगे? कितना आ गया? आपका मन कर रहा है सर नहीं हम तो अभी और लेंगे सर, मैं कह रहा हूँ एक का और ले लो, पूरे मोहल्ले को ले लो, जितने नंबर लेना है उतने नंबर निकालो, लेकिन कम से कम 2 निकालने पड़ेंगे। ध्यान रखना, कम से कम कितने निकालने पड़ेंगे? तो 2 अपन ने यहाँ पर निकाल दिए, 2 हमने यहाँ पर निकाल दिए ना। अब सेकंड इक्वेशन ले लें बेटा, सेकंड इक्वेशन ये लिखी हुई है, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास यहाँ क्या होने वाला है, देखो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 था। टेबल बनाते हैं अपन यहाँ पर, x और y, अपन यहाँ टेबल बनाना स्टार्ट करी। इसके बाद बेटा देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर मैंने बोला कि y की कुछ भी वैल्यू ले लो, तो क्या लोगे? 0। तो सबको लोग इसको 0 समझते हैं, मैं पूछता हूँ कब कौन सी वैल्यू लोगे? हर कोई ये बोलता है सब 0 ही ले लो। चलो भैया, क्योंकि तुम लोगों के 0 बड़ा पसंद है तुम लोगों को, तभी टेस्ट में इतने नंबर लाते हो। 0 प्लस 4 कितना होगा? 4। अब y की एक और वैल्यू लो बेटा, 4। क्या बात है, 4 प्लस 4 8। चलो कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जब बेटा हमारे पास ये 2 टेबल बन जाएंगी, जब ये दोनों टेबल बन जाएंगी, अब इन दोनों टेबल की वैल्यूज को आप ग्राफ में पुट करोगे। तो ग्राफ बनाने स्टार्ट करें अब, चलो ग्राफ बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ पहले स्केल लेकर आ जाओ यहाँ पर, ये तो मिस्टर इंडिया हो गई स्केल, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये ऊपर जस्ट दिखाई दे जाएगा, यहाँ से दिख रही है ना ऊपर से, नहीं दिख रही? कलर दूसरा ले,
अब सही है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है बॉस? चलो अब फिर से इधर आ जाओ, और भी लेनी पड़ेगी ना लाइन अपन को भी। ठीक है बॉस? अरे थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो तुम लोग समझ जाना यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लाइन टेढ़ी वैसे हुई नहीं। ठीक है, ये अपन ने ग्राफ बनाया यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वेरी गुड, वाई एक्सिस। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ना हमें वैल्यूज लेनी है, नंबर लेने हैं। तो नंबर कैसे लेंगे? यहाँ बस इनकी औकात देख लो, नंबरों की औकात क्या है। सबसे बड़ा नंबर कितना है? अरे यार सबसे बड़ा नंबर 10 है, वो भी x की वैल्यू। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गैप ले लें। ये हमारे पास 0 हो गया, फिर ले लो 2 4 6 8 10 12 14। माइनस में तो एक भी नंबर है नहीं, फिर भी ले लेते हैं, चलो -2, बाकी जरूरत नहीं लिखने की। 2 4 6 8 10 12 14। नीचे माइनस में नहीं लेना, फिर भी -2 लेके छोड़ दिया यहाँ पर। अब फर्स्ट वाले टेबल ले रहे हैं हम यहाँ पर, जो हमारे पास पहली वाली टेबल है ना, उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखो पहली वाले टेबल में बेटा क्या लिखा है, x की वैल्यू जब 10 है तो y कितना है? 0। देखना ध्यान से, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 दिख रहा है सभी को, ये 10 है, तो y की वैल्यू कितनी है? 0। तो मतलब पहला पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा। पॉइंट क्या है पहला हमारे पास? 10, 0। बोलो बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 है तो y कितना है? x की वैल्यू 5। देखो बेटा 4 और 6 के बीचों बीच यहाँ पर 5 आ रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 5 यहाँ से जाएगा ऊपर, और y का 5 कहाँ होगा? वो भी 4 और 5 के बीच यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ से इस वाले 5 से और इस वाले 5 से आगे बढ़ेंगे, तो दोनों पॉइंट यहाँ आके मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को? समझ में आ गई ना अच्छे से? तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट हो गया? 5,5। जब बेटा हमने इन दोनों पॉइंट को जब मैंने यहाँ पर प्लॉट किया इस जगह पर, अब इसमें हमें लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन बनाओगे, स्केल की हेल्प से लाइन बनाना है यहाँ पर भी, ठीक है, स्केल की हेल्प से लाइन बनानी पड़ेगी। चलो देखो बेटा, ये लाइन बना दी हमने यहाँ पर। जब ये लाइन बन जाएगी उसके बाद इस लाइन के ऊपर बेटा इक्वेशन लिखी जाएगी कि ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की थी। अभी तुम्हारे सामने मैंने लिखा है, मैंने बेटा ये पॉइंट कहाँ से लिए थे? इस वाले बॉक्स से लिए थे। ये वाला बॉक्स किस इक्वेशन से मिला था? तो बस उस इक्वेशन को लिखा जाएगा यहाँ पर, x + y। भैया मकान खरीदते हो उसकी रजिस्ट्री करवाते हो कि नहीं करवाते हो? कि नहीं मकान खरीद रहे हैं लेकिन देव बड़ उसी को देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बस यहाँ पर लाइन हमने बना दी, अब उसकी रजिस्ट्री तो करवा लो कि भैया लाइन जो है किस इक्वेशन की है। उसके बाद अब ये वाला इसको पुट करोगे। जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना है बेटा बोलो? जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 यहाँ पर देखो जरी, तब y कितना था? मतलब यही पॉइंट हो जाएगा 4,0। फिर जब x की वैल्यू 8 है तो y कितना है? x की वैल्यू 8 यहाँ पर है बेटा, y की वैल्यू 4 यहाँ पर है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 8 से और 4 से, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 8,4। दोनों पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये वाला है बेटा, एक पॉइंट ये वाला है। इन दोनों पॉइंट को अब स्केल की हेल्प से क्या करोगे? ज्वाइन। अब हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं स्केल की हेल्प से। अब हमने इसको यहाँ पे बेटा ज्वाइन किया, ठीक है। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है, सॉरी इस वाली लाइन पर हमने अभी वो नहीं लिखी ना इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है? x = y + 4। अब ये बताओ बेटा, ये दोनों के दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है? कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई? जल्दी बताओ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है? ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से बेटा नीचे आओ, सुनो, यहाँ से x एक्सिस पे नीचे आ जाओ। तो जब नीचे आओगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली और y की वैल्यू y3। तो मतलब x की वैल्यू कितना हो गया, y की वैल्यू कितना हो गया? x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए?
पहले वाले क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने तो बेटा पूरी कोशिश की, अगर अभी भी कोई डाउट तो पूछ लो। लास्ट में इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में लिखा जाता है देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3। आप लोग अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, चेक करो जरा। 7+3 करने पर 10 आ रहा है, आ रहा है। क्या गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है? मतलब हमारा आंसर वैसे सही हो चुका है। ग्राफिकली मेथड सभी को समझ में आया, पक्का समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि इसके बाद बेटा मैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व भी कराऊंगा क्योंकि काफी टाइम लगता है। एक करा दिया, सारे कराऊंगा तो हो सकता है कि आज दिन में 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाए इस वाली क्लास में। अब मैं इक्वेशन बनवा दूंगा, ग्राफ आप लोग घर से बना के लेकर आना, नहीं आया तो आप लोग अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 pencils और 7 पेन्स कितने रुपए के आ रहे हैं? यहाँ लेट कर लो बेटा, लेट कर लो। कॉस्ट ऑफ 1 pencil, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹X and cost of 1 pen be ₹, और एक पेन कितने का आ रहा होगा? Y का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स, क्या बिल बनेगा इनका? 5x 7y इज इक्वल्स टू, ये पहली क्वेश्चन बन गई हमारे पास, ठीक। उसके बाद आगे देखो बेटा यहाँ पे 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, इसका बिल क्या बनेगा? 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, इसके बाद बेटा इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन से दो टेबल बनाओगे, फिर ग्राफ बनाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? घर पर ट्राई करना है सारे बच्चों को। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, झट से रीड करो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। हमसे बोला गया बेटा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इस क्वेश्चन में बेटा जो मैं सॉल्यूशन लिखवाने जा रहा हूं वो सॉल्यूशन अगले वाले क्वेश्चन का भी है। सेम शुरुआत करोगे आप, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 मिनट में खत्म होने वाला क्वेश्चन है। हमसे बोला गया कि हमें जो इक्वेशन दी गई है इसमें 3 इक्वेशन चेक करो। 3 इक्वेशन थी और इन तीनों इक्वेशन में हमें क्या बोला गया? ऐसा बोला गया हमें पता लगाना है बेटा कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है क्या, या फिर पैरेलल है, या फिर यार इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसका मतलब हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब वो मुझसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर नहीं है। दूसरा क्या पूछ रहा है? पैरेलल है कि नहीं है। यार आज की क्लास में सबसे पहले मैंने तुम लोग को यही समझाया था कि हमारे पास इसमें बेटा 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक कोइंसिडेंट लाइन और एक पैरेलल लाइन। मैंने बताया था कि बेटा ये याद कर लेना अच्छे से, ये अच्छे से याद होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास में याद नहीं है लेकिन नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अभी मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। हाँ, अब इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो पहला वाला क्वेश्चन मैंने उठा लिया, सारे क्वेश्चनों की शुरुआत सेम होगी, हर क्वेश्चन ऐसे ही करोगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन की शुरुआत भी सेम होने वाली है। क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन लिखी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? अब यहाँ लिखोगे बेटा ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं इसको हम किससे कंपेयर करने वाले हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? तो हमारे पास अभी इन दोनों इक्वेशन जब बेटा कंपेयर करोगे तो देयरफॉर a1 की वैल्यू कितनी है? 5, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, ऐसे बेटा a2 की वैल्यू, वेरी गुड, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, इसके बाद बेटा आगे देखो, हमारे पास देयरफॉर जो हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू निकाली, इसमें से सिर्फ शुरुआत की 2 वैल्यू नोट करो।
सिर्फ शुरुआत की दो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, C1 और C2 पे मत जाना अभी शुरुआत की दो वैल्यू नोट करो। बताऊंगा वो तीसरा वाला कब नोट करेंगे, वो ध्यान से समझ लेना। पहले अपन ने ये नोट किया 5/7 और -4/6, ये 2 और 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। अब बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, 5/7 और -2/3, 5/7 और -2/3, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो हम इसमें बेटा ये थर्ड वाला नोट करेंगे। थर्ड वाला कब नोट होगा? जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, लेकिन इसमें तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो मतलब ये अनइक्वल हो गया। और अब ये शुरुआत की दो अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स सुनो बेटा, A1/A2 डज नॉट इज इक्वल्स टू, और अगर A1/A2 डज नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2 होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये आंसर है। समझ में आ गया अच्छे से? समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, इसके बाकी क्वेश्चन कर पाओगे? बाकी क्वेश्चन में सेम ही शुरुआत होगी ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन करके, A1 A2 सारी वैल्यूज वगैरह लिख देना और आंसर लिख देना। आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया था वैसे मैंने तुम लोग को कि इसकी शुरुआत भी वैसे ही करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। रीड कर लो जल्दी से, इसमें क्या बोला गया है। इसका बेटा 5th वाला पार्ट ले रहा हूं सीधे। क्योंकि मैं तुम लोगों से पूछूंगा बताओ बेटा कौन सा पार्ट कराना है इसमें से, तो मुझे मालूम है तुम लोग क्या बोलोगे, सर 5th वाला करा दो। थर्ड वाला कैसा है? हाँ वो एक ही बात, एक ही परिवार के थर्ड वाला और 5th वाला, यही पूछोगे तो मैंने 5th वाले सीधे करा दिया। क्वेश्चन में बोला गया बेटा ऑन कंपेयरिंग, हमें फिर से कंपेयर करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फिर बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। दो शब्दों के बारे में इसमें बोला गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। समझ लो ध्यान से, कंसिस्टेंट का मतलब समझो, अगर किन्हीं इक्वेशन में, अगर किसी इक्वेशन में सॉल्यूशन होगा, या इक्वेशन में गोली मारो, कंसिस्टेंट का प्रॉपर मतलब समझाता हूँ। अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो, एक बार फिर से रिपीट करो, अगर सॉल्यूशन है तो, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो। चलो देखो 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 ध्यान से बेटा, हमारे पास इसमें ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन हो रहा है। एक तो बेटा ये थी जिसमें लिखा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, भैया भंडारा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो है, मतलब ये वाली कंडीशन भी कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। यहाँ लिखा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब इसमें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है, मतलब क्या हो गया ये भी कंसिस्टेंट। यहाँ लिखा है नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अब समझ में आ गया? तो हमारे पास तीन जो कंडीशन दी गई हैं, उन तीन कंडीशन में से बेटा दो कंडीशन तो कंसिस्टेंट में आती हैं और एक लास्ट वाली कंडीशन इनकंसिस्टेंट में आती है। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? ठीक है, अब आगे हम उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक, देखो बेटा इसको पहले कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विथ, किससे कंपेयर करोगे बेटा इसको? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू में 0, उसके बाद A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू में 0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। ठीक है, अब बेटा आगे देखो, आगे देखो A1 की वैल्यू क्या है जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है, तो A1 कितना हो गया? 4/3। B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। समझ में आ रहा है ना माइनस माइनस क्यों ले रहा हूँ? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है माइनस क्यों ले रहे हैं? वेरी गुड। तो हमारे पास अभी आ चुका है। अब करने का तरीका क्या था? शुरुआत के सिर्फ कितनी टर्म नोट करना है? सिर्फ दो टर्म नोट करोगे शुरुआत की। तो दो टर्म में कौन कौन सा आ रहा है? 4/3 अपॉन में 2, फिर 2/3। अब यहां सुनो बेटा, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं वन मान सकते हो, तो ये वाला 1 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2
वेरी गुड, 3 के पास जाएगा तो हमारे पास जब 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 और 2 3 जा 6, 2/3 ये कट गया बेटा, 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये दोनों सेम आ रहे हैं और जब दोनों सेम आएंगे तो लास्ट वाला उतारेंगे। C1 और C2 की वैल्यू नोट करेंगे, वो कितना है -8 और माइनस कट गया बेटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ओए होए धमाका हो गया। यहाँ तो तीनों के तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर A1/B1 A1/A2 B1/B2 और इज इक्वल्स टू C1/C2 यहाँ पर हो चुका है। तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ में आ गया बेटा सभी को अच्छे से? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? पक्का कोई डाउट नहीं है ना इसमें? क्लियर है अच्छे से? बाकी आप सारे पार्ट कर सकते हो खुद। क्वेश्चन नंबर 6, यार इसको तो कराने में शर्म और आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमसे पूछा गया कि इन 4 क्वेश्चन में से, जो हमें 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से कौन कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट और कौन कौन सी इनकंसिस्टेंट है। फिर ये बोला गया कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। मतलब अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो आपको उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना आ गया सौम्या? आ गया, मतलब बड़े कष्टों में बैठी है। ग्राफ बनाना सभी को आ गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना आ गया। तो अब तो इस क्वेश्चन में आग लगा दोगे, कर लोगे ना? इसको बेटा हम डू इट योरसेल्फ डाल दें। ये क्या हो गया अपना DI, काफी दिनों बाद DIY यूज किया है मैंने, है ना, बहुत दिनों बाद लिखा है इसको अपन ने। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा। इस क्वेश्चन में तो बेटा झोल है बहुत बड़ा, पढ़ो इस क्वेश्चन जल्दी से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। आप बोलोगे अरे सर जी गंदी बात है सर, आपने बीच का तो पढ़ा ही नहीं। मैं बीच का पढ़ सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चीजें थोड़ी आसान हो जाए तुम लोगों के लिए। वो क्वेश्चन कुछ डिजाइन इस तरह से किया गया, उसको लिखा इस तरह से गया है, लिखा तो वो 1.5 लाइन में ही है और लिखा अंग्रेजी में। 10वीं क्लास में आ चुके तो इतनी अंग्रेजी तो तुम लोग को आती होगी, लेकिन फिर भी वो इस तरह से लिखा हुआ था कि बच्चा कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था। बच्चों से मैं ये बोलता हूँ कि बेटा पहले जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है पहले उतना पढ़ा करो, और बाद में जो बिना अंडरलाइन वाला था फिर उसको पढ़ा करो, तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ के देखो, पहले अंडरलाइन वाला पढ़ो फिर बाद में बिना अंडरलाइन वाला पढ़ो, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अब आसान लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन अब आसान लगा कि नहीं लगा, है ना? क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा जिसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। पेरीमीटर का हाफ कितना है? 36 मीटर। और होज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और उसकी जो लेंथ है ब्रेड्थ से कितनी बड़ी है? चलो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेड्थ बी, ब्रेड्थ को आप चाहो तो विड्थ भी नोट कर सकते हो, ब्रेड्थ बी y मीटर। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो देयरफॉर क्वेश्चन में बोला गया था कि पेरीमीटर का हाफ के लिए 2 का डिवाइड करोगे, वो कितना लिखा हुआ है? 36 मीटर। यार पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है? शाबाश, उम्मीद नहीं थी मुझे तुम लोगों से। 2 × L + B, तो 2x + y अपॉन में 2 और ये 36, ये लिखा हुआ है ना? ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बचा? इज इक्वल्स टू 36। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? समझ में आया? इतना समझ में आया ना? ठीक है। एंड अब आगे देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो लेंथ है ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है। मैंने बीच में इक्वल का साइन लगा दिया भाई, गलती हो गई मेरे से। अब गलती हो गई, अपन सही कैसे करते हैं उसको? उल्टे काम करके। लेंथ 4 ज्यादा था, कोई बात नहीं भैया, अपन 4 किसको ज्यादा कर लेंगे, हो गया काम। लेंथ बेटा मैंने क्या माना है, देखो ध्यान से, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ब्रेड्थ क्या था? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? अब आपके पास बेटा यहाँ पे 2 इक्वेशन जो बनकर आई हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा कि लेंथ क्या थी और ब्रेड्थ क्या थी। क्लियर हो गया सभी को?
अच्छे से समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, रुको इससे पहले यहाँ लिख दूं मैं DIY, मतलब तुम्हें खुद करना है इसके बाद का क्वेश्चन जो है, ग्राफ खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको बेटा एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। फिर आगे बोला गया राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। भाई अब आपको पंडित जी बनना है। पंडित जी समझते, पंडित जी का काम क्या होता है? लड़का और लड़की का विवाह कराना, जो बोलते ना शादी कराना। नौता तो खाने खूब जाते हो तुम लोग, देख के आते हो शादियों में क्या होता है, क्या मतलब है? बड़े जानवर की शादी हो रही है, कोई मतलब नहीं है, अपन तो जाओ क्या क्या चार गुलाब जामुन जेब में डाल दिया, ये करना जानते हो बस, और कुछ तो करते रहिए तुम लोग है? हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो तुम लोगों को क्वेश्चन एनसीईआरटी वालों ने पंडित जी बना दिया है, उन्हें लग रहा है कि तुम लोग ये कर सकते हो। आपको यहाँ शादी करवानी है, किसकी शादी करवानी है? ये एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, अब आप इसको चाहे लड़का मानो चाहे लड़की, लेकिन ऐसा मत करना लड़की की शादी लड़की से करवा दो, ऐसा मत करना है लड़के की लड़के से करवा दो, ऐसा मत करना। अगर लड़का मान रहे हो तो दूसरी इक्वेशन को फिर लड़की मान लेना। तो हमसे बोला गया कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में, ये हमारे ओ भैया इसको जगाओ जगाओ, सो गया यार, शर्मा गया वो। अब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो अपने सपने देख रहा है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0। अब सुनो बेटा, एक इक्वेशन ये है, ये मेरे पास मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। क्वेश्चन में बोला गया राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको अपने हिसाब से एक और इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल की, बट बेटा लिखना कुछ इस तरह से कि उसमें जो कंडीशन बने वो क्या बननी चाहिए। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भैया जल्दी से, कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती कब है? जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन, शाबाश वेरी गुड, मजा आ गया सुन के, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो मतलब हमें शुरुआत के दो अनइक्वल चाहिए, कहीं भी गंदगी फैला दो इसमें। जैसे 2x प्लस 3y लिखा है ना भाई, एक इक्वेशन तो ये हो गई, ध्यान रखना, वो लड़का है लड़की हो गया, अपन को उसका दूसरा हमसफर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 2x, भाई पंडित जी का काम होता है गुण मिलवाना, अपन गुण मिलवा रहे हैं इनके। तो देखो 2x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बताओ जल्दी झट से बताओ, क्या इन दोनों को जब तुम चेक करोगे तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं मिलेगी? अब बताओ इसमें कोई मैंने बहुत भारी काम किया हो तो बता दो, तुम लोग भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नाउ यू बिकम पंडित जी, यस सर बोल रहे हो का। तो सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले में क्या लिखा है, पैरेलल लाइन, क्या बोला तू, दोबारा सुनना जोर से बोल, पैरेलल, भाई बिल्कुल बगल में बैठा है ना तो हाल उसकी आवाज सुनाई दे रही है उनको। पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, शुरुआत के दो इक्वल और लास्ट वाला, शुरुआत के दो इक्वल और लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो शादी इसी की होगी बार बार, समझ में आ गया? तो शुरुआत के दो इक्वल 2x प्लस 3y, अब जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, जिसका नाम लूंगा अकेले वही बताएगा। सर अब ऑफिस में बैठवा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो 2x प्लस 3y डिस्टर्ब कर गया यार वो, कोई बात नहीं, अपन को अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y लिखा हुआ है ना, तीसरा वाला बेटा जिसका नाम लेने वाला हूँ अकेले वो बताने वाला है, बस ये स्कैन कर ली मैंने, आगे किसको पकड़ने वाला हूँ मैं। तुम खड़े हो जाओ, छोटी मानसी खड़े हो जाओ, हाँ कोई बात नहीं है। बताओ तीसरा क्या लेंगे हम यहाँ, बैठ जाओ। बताओ इस महिला ने आंसर गलत दिया सही दिया? अब मैं कुछ बोलूं, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा इसलिए बोल रहा मैं, हाँ कट हो जाता है। पुराना वाला वीडियो देखा तूने? नहीं देखा? उसमें तेरा नाम है पता है, बस तेरे पापा को कोई भेज नहीं पाया उसको अभी तक। 2x प्लस 3y लास्ट टाइम बेटा कुछ भी ले लो यहाँ पर, -4 लिया और ये आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थर्ड वाला देखो ध्यान से, थर्ड वाले में देखो बेटा, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, को इंसिडेंट लाइन। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन में क्या होगा, तीनों इक्वल,
तो भैया तीनों इक्वल में तो या तो यही नोट कर लो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में आंसर हो गया, खत्म। समझ में आ गया? ओह माय गॉड, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके लिए क्लैप बजनी चाहिए, ताली बजा सब लोग। उसने बोला, जैसे मैंने बोला था कि उसकी शादी उससे नहीं करानी, तो वो बोला सर सेम नोट कर दिया। बात पता की बोली उसने, अगर अपन इसको मैथमेटिकली देखें तो आंसर सही है, लेकिन भाई ने जो बात बोली उसको अपन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो अपन आंसर को चेंज कर रहे हैं, आंसर को चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे करोगे, तुम भी तरीका सीख लो क्या चेंज करोगे, क्योंकि मैंने बोला ना सेम चाहिए। सेम कैसे मिलेगा, जो इक्वेशन थी ना इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कर दे, तो आंसर क्या आएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर सही है यार। 3 का कर दो पूरे में, चलो, तो जब इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस, अब डालू बोल रहा होगा सर आपने बोला था एक की शादी एक से कराना है, आपने 2 से करा दिया, बुरा लग रहा होगा उसको। समझ में आ गया ये? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर ये बोला गया बेटा इसमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशनों का पहले हमें ग्राफ बनाना है, पहले दोनों इक्वेशनों का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन कौन कौन सी बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू में, चलो टेबल बनाए बेटा इसकी, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। देखो ये माइनस वाई प्लस 1 बेटा जब यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, वाई माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसके हम टेबल बनाते हैं यहाँ पर, तो टेबल क्या बनेगी बेटा, देखो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चे बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। y की कुछ भी वैल्यू ले लो, क्या ले लें बताओ, 0, तो x कितना आएगा -1। y की वैल्यू अब 1 ले लें, बोलो ना, तो y की वैल्यू जब 1 लोगे यहाँ पर तो x कितना आ जाएगा 0। वेरी गुड। सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या लिखी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ बेटा हमें किसी एक वेरिएबल को अकेला करना पड़ेगा, तो किसी एक वेरिएबल को अकेला कैसे करोगे, देखो जरा, 3x इज इक्वल्स टू ये -12 और दोनों चीजों को वहां ले जाओ, -12 बेटा वहां गया, प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस का 2y वहां जाएगा, तो अब बेटा 3 डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y अपॉन 3, ये होगा कि नहीं होगा। अब पूरे होश में देखना, अच्छे से समझना, जब हम इसकी टेबल बनाएंगे तो इसमें वैल्यूज हम अंधाधुंध नहीं रखेंगे, इसमें वैल्यूज हमें सोच समझ के रखनी पड़ेगी। जैसे क्योंकि ये फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन है, कैसा वैल्यू आ चुकी है फ्रैक्शन में, ध्यान रखना कि हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में ना आए। आप सोचो सर अगर आंसर फ्रैक्शन में अगर तो ग्राफ नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। फिर तो वही कहावत होगी कि अपने पैर पर तुम लोगों ने जानबूझ कर कुल्हाड़ी मार ली, जानबूझ कर कुल्हाड़ी मारने वाले काम मत करो। ऐसे नंबर लेना जिससे वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए। देखो अभी करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। मान लो बेटा हमने y की वैल्यू 0 ले ली, क्या ले ली, तो 2 0 जा, अब बचा क्या 12/3, क्या 12/3 कटेगा, कट रहा है, तो कितना आ रहा है, तो मतलब वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई ना, इसको ले लो, इसको हमने यहाँ पर ले लिया। अभी आगे देखो समझ में आएगा। अभी अब मैं बोल रहा हूँ बेटा y की वैल्यू 1 ले लो, तो 2 1 जा कितना होगा, और 12 में से 2 गया तो 10/3 कटता है क्या, आ गया फ्रैक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें y की वैल्यू 1 नहीं लेना है। समझ में आया। तो अगर y की वैल्यू बेटा अगर मैं 2 लूंगा तो 2 2 जा, और 12 माइनस 4 किया तो 8/3 कटता ही नहीं है। अब y की वैल्यू 3 ले लें, बेटा मुझे भी पता है 3 लेना है, लेकिन मैं एग्जांपल ले लेके इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। प्लीज बार बार ज्ञान मत दो, थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे पास भी है, आप लोग तो बेटा सुपर ज्ञानी व्यक्ति है वैसे भी। y की वैल्यू अपन ने यहाँ पे कितनी ले ली 3, तो 2 3 जा, तो बचा हमारे पास 6/3, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बेटा इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो पहले हम ग्राफ लेकर आ जाए।
ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ये आ गया है ग्राफ। ठीक है बॉस, क्या आ गया ये? अरे तुम तो यार यार हो यार, मुझे लगा बेवकूफ हो गए। क्या है बेटा ये? चलो ग्राफ, क्वेश्चन को अपन ढक देते हैं। अरे काहे को जबरदस्ती कर तो रहे हैं यार, समझते चलो बस। देखो देखो देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, ये तो बहुत ही छोटा ग्राफ है। देखो ग्राफ बेटा गुस्सा हो रहा है, अपन इसको गुस्सा नहीं होने देंगे। ये अपन ने एक एक्स एक्सिस बना ली, ठीक है, और ये अपन ने यहाँ पर सोचते रहोगे सर आप स्केल का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं, हमारा मन, ये क्या मतलब है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब सुनो बेटा, जब x की वैल्यू -1 है तो y कितना है? x की वैल्यू -1 है तो y कितना है बेटा? 0। x की वैल्यू -1 ये रही है ना यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0, एक पॉइंट मिल गया ना, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 0 तो y कितना है? x की वैल्यू 0 है तो y कितना है? 1। दूसरा पॉइंट ये मिल गया। स्केल से इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इस लाइन की रजिस्ट्री कर दे, मतलब ये टेबल कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी, x - y + 1। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ, x की वैल्यू 4 है तो y कितना है? x की वैल्यू 4 तो y कितना था? मतलब यही पॉइंट आ गया बेटा। इस बार कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं पीछे से कि कलर चेंज करते हैं, किसी ने बोला ना अभी? कोई बात नहीं है। तो 4,0 ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। तो इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? नजर मत लगाओ यार तुम लोग, बड़ी मेहनत से बनाई मैंने यार, नजर लगा रहे हो। 3x + 2y - 12 = ये अपन ने यहाँ पे इक्वेशन नोट कर दी। अब बेटा बात सुनो, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका ध्यान रखना। इन्होंने बोला ना सॉल्यूशन फाइंड करो, तो सॉल्यूशन होगा बेटा, चेक करो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ पहले। x की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2 एंड y कितना है? बोलो कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? अब आगे देखो, अब आगे देखो, इसमें बेटा ये बोला गया था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। सुनो, हमसे बोला गया कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो ट्राइंगल बना एक्स एक्सिस के साथ में। ट्राइंगल कहाँ बना? ये ट्राइंगल बना। देखो ट्राइंगल बना कि नहीं बना? अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो कोऑर्डिनेट बेटा कैसे बताओगे? कोऑर्डिनेट सुनो, कोऑर्डिनेट यहाँ लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स। तो इसका नाम दे दो बेटा पहले तो ए, बी और सी। तो देखो बेटा ध्यान से, ए क्या है? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू, फिर बी क्या है? एक्स की वैल्यू -1, और यहाँ पर सी क्या है? 4,0। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आया? फिर आगे और क्या बोला गया था? एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। उसके बाद इसको शेड करना है। लो भैया शेड, नहीं गंदा शेड किया, आई डोंट लाइक। रुको अभी आएगा शेड। अब लगा हो गया शेड। चलो अब इसको क्या करना है? छापना स्टार्ट करो।